हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंतर्गत परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V बताया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W। अब इसको डिफाइन करना है, पहले की ही तरह लिख सकते हैं। It is defined as mass of solute present in 100 gram of a solution। अगर फॉर्मूला के रूप में लिखें तो परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखा जा सकता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस है मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर इतना भी यहां पर पुट करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अब समझेंगे उदाहरण के माध्यम से कि परसेंटेज W/W है क्या। इसको मिटा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिया हुआ है 5% W/W शुगर सॉल्यूशन, 5% W/W शुगर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? इससे पता चल रहा है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर आपका क्या है? सॉल्यूट है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग यही होगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, 5% शुगर सॉल्यूशन, यहां पर लिख दे बाई मास। 5% शुगर सॉल्यूशन और यहां पर लिख दे क्वेश्चन में W/W। तो इन तीनों का मीनिंग सेम है, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिख ले, चाहे ऐसे लिखा गया हो, तो सब का मीनिंग क्या है? एक जैसा। तो क्वेश्चन में आपका ये लिखने का जो वे है, तरीका है, ढंग है, वो बदल सकता है, लेकिन मीनिंग सबका एक ही होगा। समझ गए होंगे? 5% W/W शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन बाई मास, 5% शुगर सॉल्यूशन W/W, ये तीनों का यही अर्थ होगा, यही मीनिंग होगा। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मिटाया जाए।
अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन आप बनाएं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट required to prepare 250 gram of 25% W/W शुगर सॉल्यूशन। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है। अब इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पर परसेंटेज आपका W/W दिया हुआ है, माने मास परसेंटेज ऑफ शुगर आपका दिया हुआ है। कौ परसेंट है आपका? 25%। तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला है आपका परसेंटेज W/W इज इक्वल टू weight of solute upon weight of solution। अब मास परसेंटेज के रूप में यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 25। सॉल्यूट का वेट हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ये नहीं दिया हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये हम कहते हैं लिख लें। और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में 250 ग्राम दिया हुआ है। 250 ग्राम किसका वेट है? सॉल्यूशन का। तो यहाँ हम कर दिए 250। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 100 से गुना करना होगा ना, 100 से आपको गुना कर देना होगा। तो इसको काट सकते हैं, ये 0 और 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से और 2 बार में 5 और 5 बार में, तो हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। 25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई 5 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 5 इंटू 25। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा 125। 5 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, आई और 2 नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 में 2 का जो है कितना आ जाएगा? 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 2 बचे 10, यानी कि 62.5 क्या हो गया ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 62.5 ग्राम। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 62.5। स्टार्ट। तो इस प्रकार से वेट ऑफ सॉल्यूट आपका आया 62.5 ग्राम। अब हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास 250 माइनस कितना 62.5। अब इसको कैलकुलेट करें तो 5.7 हो जाएगा
8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 187.5 ग्राम। देख लीजिए 5 और 5 10 0 7 2 9 1 10 8 6 14 1 15 1 1 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 187.5 ग्राम। तो काफ़ी आसान है बनाना, फॉर्मूला याद रहे, कंसेप्ट आपका ठीक हो तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का नाम है मोलारिटी। क्या नाम है? मोलारिटी। मोलारिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। पहले भी इसके बारे में आपने पढ़ा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यह 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या होता है। It is defined as number of moles of solute per a liter of solution. Understand? You can write it is defined as number of moles of a solute present in a 1 liter of solution। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को पर लीटर भी आप कह सकते हैं। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफिनीशन पर अगर विचार करें तो डिफिनीशन के आधार पर इसका क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए कि सॉल्यूशन का V लीटर दिया है, अब उसमें सॉल्यूट का X मोल है, तो 1 लीटर में अगर आप मोल निकालेंगे जो कितना होगा, तो कितना होगा? V लीटर में X है तो 1 लीटर में आपका X बाई क्या होगा? V। तो X बाई V का मतलब क्या हुआ? X यानी कि नंबर ऑफ मोल, अब V क्या है? वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आपका आसानी से बन जाएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएं तब दिखा सकते हैं n मोल को रिप्रेजेंट करता है। n सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर में। लेकिन अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में, वॉल्यूम किसमें हो? मिलीलीटर में गिवन हो, तो उस स्थिति में आपको 1000 से गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा? क्योंकि मिलीलीटर को जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा और वह 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मिलीलीटर में इसका फॉर्मूला बन जाएगा n सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए मिलीलीटर इंटू 1000। तो दोनों में से किसी के द्वारा आप मोलारिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मोलारिटी अगर निकालना हो तो सॉल्यूट के मोल की आवश्यकता पड़ेगी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और वह वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में ही और डिफाइंड है। मिटा रहे हैं। और देखिए मोल 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है। मोल निकालने के कई मेथड्स हैं, कई तरीका है। अगर मास आपका दिया हुआ रहे तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बटा में मोलर मास या मोलिकुलर मास। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल में वाटो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल की संख्या निकल जाएगी। अगर एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है, लीटर में है, तो 22.4 से आप डिवाइड करें, मोल आपका निकल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। कोई भी गैस हो, उसका अगर वॉल्यूम 24.4 लीटर हो, एसटीपी पर वह वॉल्यूम हो, तो निश्चित रूप से वह 1 मोल के क्या होगा, बराबर होगा। गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब समझते होंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। इसीलिए 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। लेकिन मोल का सबसे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो अक्सर यूज में आता है, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास और मोलर मास को आप एक मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकली मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सेम होता है। अब एक उदाहरण के द्वारा आप समझें कि मोलारिटी का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है कि 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml of a solution. Calculate molarity. मोलारिटी को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मोल आपका नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं मोल का जिक्र नहीं है, और जब तक मोल और वॉल्यूम नहीं पता होगा तब तक आप मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप मोल निकाल लें और फिर फार्मूला का यूज करें, आपका निश्चित रूप से आंसर निकल जाएगा। तो पहला काम क्या है, कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर मास। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है आपका NaOH। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। Na का 23 एटॉमिक मास है, इसका 16, इसका 1, इसका आ जाएगा 40। तो N इज इक्वल टू, देखिए गिवन मास इन ग्राम बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, 4 है, 4 ग्राम, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे 4 अपॉन
मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले 40, तो हो गया आपका 1/10। तो मोल आपका निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स 1/10। अब जो आपका फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम किसमें मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ मोल का 1/10 है, तो यहाँ मान रख दीजिए 1/10। अब वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, तो यहाँ आपका 200 हो गया इनटू कितना 1000। इसको आगे बढ़ाएं तो 1/10 इंटू 200 इंटू ऊपर में 1000। अब ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/2 0.5 m, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मोलारिटी से संबंधित पूछा जाए तो आपको देख लेना है कि मोल दिया है कि नहीं दिया है। अगर मोल नहीं दिया है तो मोल वाला फॉर्मूला का प्रयोग करके मोल पहले निकाल लें, अब मोल निकल जाएगा, वॉल्यूम आपका निश्चित क्वेश्चन में देगा तो आप निश्चित उसे मोलारिटी निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 6.02 इंटू 10⁻22 molecules of a urea is present, R कर लीजिए, R present in a 2 liter of solution. Calculate a number of moles and calculate a molarity of a solution. सॉल्यूशन का मोलारिटी आपको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर देखिए मोल नहीं दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पर आप मोल पहले निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा में एवोगाड्रो नंबर 6.02 गुना 10⁻22 बाई 6.02 गुना 10⁻23। यही एवोगाड्रो नंबर है, जब भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे मोल निकल जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा कितना 1/10। सिंप्लीफाई करने आएगा ना, 10⁻22 है, 10 के पावर यहाँ पर 23 है, तो ये नीचे ले जाएंगे तो 23 में से 22 घट जाएगा, तो 10 के पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, समझेंगे केवल। अब मोलारिटी यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया आपका होता है 60, क्योंकि इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा 60। जितने भी आइटम्स हैं सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिएगा 60 आ जाएगा। ये चीजें क्वेश्चन में भी आपका दे सकता है, और नहीं दिया है तो निकाल देंगे। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम किसमें। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में दिया है, लीटर में। तो अगर मान लीजिए कि लीटर में दिया है
तो फिर ऊपर 1000 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह मिलीलीटर में दिया रहता तो आप 1000 से क्या करते, गुना कर लेते। तो आप सीधा सीधी मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1/10 आया है नंबर ऑफ मोल। अब वॉल्यूम कितना दिया है 2, तो आपका हो गया 1/20 m, यानी कि 0.05 m। आएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला। आप एक भी फॉर्मूला याद रखे हैं तो निश्चित रूप से आप मोलारिटी का सवाल बना देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी दे देता है और सॉल्यूट का मास परसेंट दे देता है, तो उस स्थिति में आप हो सकता है कि फंस जाएं। तो वैसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक हम स्पेशल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसको याद रखिए तो डेंसिटी वाला सवाल बनाने में आपको निश्चित सुविधा मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए स्पेशल फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा D गुना परसेंटेज W/W इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉलिड। हमारा क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 98% H2SO4 solution by mass. Density of solution is 1.8 ग्राम पर ml। ये आपका दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आप पढ़ लीजिएगा फिर अब। तो आप सीधा सीधे उस फॉर्मूला का प्रयोग कर लें तो क्या होता है, सबसे पहला काम है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लेंगे। 2 × 1 हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का 32 एटॉमिक मास है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 98 आएगा। कितना आएगा 98। और मोलारिटी का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू D गुना परसेंट W/W इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉलिड। तो डेंसिटी कितना दिया है 1.8%, आपका दिया है 98 इंटू 10 अपॉन है 98, ये कैंसिल हो गया, 18 m आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब मैं अगला कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जो कि महत्वपूर्ण है। मोल फ्रैक्शन भी निश्चित जानना चाहिए, हर जगह इसका यूज होता है। मोल फ्रैक्शन
सबसे पहला चीज, इसको काई द्वारा, किसके द्वारा, काई, इसको काई पढ़ेंगे। ग्रीक अल्फाबेट है और इसको पढ़ेंगे काई, लिखेंगे चाई या पढ़ेंगे काई। काई द्वारा हम डिनोट करते हैं। लेकिन अब काई के जगह पर आप सिंपली एक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी एक्स है तो समझिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या मोल फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, ऐसा केमिस्ट्री में आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इसी सिंबल के द्वारा और मोल फ्रैक्शन को इसी सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि चैप्टर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की चर्चा नहीं हो रही है, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, मोल फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन है और किसी भी कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा एक से छोटा ही आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होगा, जब होगा तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को गौर से समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। अब इसको मान लीजिए कैसे डिफाइन करेंगे, प्रश्न उठता है। बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ any component, the ratio of number of moles of any component का मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपका हो सकता है। एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ moles is called a mole fraction of that component। मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि टोटल मोल का मतलब क्या हुआ। तो टोटल मोल का मतलब हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को हम ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन में जितना मोल है टोटल वह निकल जाएगा। तब फॉर्मूला के रूप में आप कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब, टोटल मोल्स का मीनिंग हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस है मोल ऑफ सॉल्वेंट। इससे आपका टोटल मोल क्या होगा, निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन किसी क्वेश्चन में निकालना हो तो निश्चित रूप से कंपोनेंट का मोल जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधे मोल नहीं दिया हुआ है तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। तब आराम से आप मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ गए। अब देखिए, इस पर कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर सॉल्यूट के लिए तो हो गया, सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटा में टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट का निकल गया और सॉल्वेंट का निकल गया। अब एक पॉइंट बिल्कुल नोट आपको कर लेना चाहिए, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हों, कम से कम 2 होगा, 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हों, सब के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वह 1 के बराबर होगा। That means the sum of mole fractions of all components present in solution is equal to 1। तो बिल्कुल आप याद रखिए, हम लिख रहे हैं the sum of mole fractions of all components present in solution is equal to 1। सिंबॉलिक भाषा में लिखेंगे तो सिग्मा एक्स आई यहां पर कर दे रहे हैं इज इक्वल टू कितना 1। सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1। एक्स आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, आई वेरिएबल है। अगर मान लीजिए कि 3 गो कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, 5 गो कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन पर अगर हम विचार करें तो हम लिख सकते हैं कि x सॉल्यूट माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो इससे 2 फॉर्मूला निकल जाएगा, x सॉल्यूट माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो x सॉल्वेंट माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस x सॉल्वेंट। कहने का अभिप्राय है कि अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हों, किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो, दूसरे का निकालना हो, एक में से उसको घटा लीजिए, एक में से घटाएंगे तो उसका निकल जाएगा। अब इस पर कुछ सवाल आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया 23 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate mole fraction of ethanol। देखिए, मैंने बताया कि जब तक मोल पता नहीं होगा मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम है कि आप मोल निकालें, दोनों कंपोनेंट का मोल निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर मास दिया हुआ है दोनों का, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला है आपका C2H5OH, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनॉल, ये एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कार्बन। अब इसको थोड़ा और मैंने इस तरह से भी लिख सकते हैं C3H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एथेनॉल का यह क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो C3H6O, अरे कार्बन यहाँ पर कितना है? 2 है। तो आप C3 कैसे लिख सकते हैं? यानी कि C3 तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या लिखना होगा? C2। H यहाँ पर 5 है, H यहाँ पर कितना है? 1 है।
तो 5 से 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 है, तो ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कई फार्मूला होते हैं, तो ये एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसको कह सकते हैं, कंडेंस्ड आपका फार्मूला है, और इसी से इसको भी आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि C2H5OH लिखिए, चाहे C2H6O भी दिया हुआ है, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 × 12 + 6 × 1 प्लस कितना? 60। तो हो गया आपका 24 + 6 + 60, यानी कि आपका 46। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो वाटर का आप जानते ही हैं, 2 × 1 + 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 80। और मोल निकाल लें दोनों का, तो मोल ऑफ एथेनॉल आपका हो गया गिवन मास इन ग्राम बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है? 23। तो 23 में 46 से डिवाइड कर दें, 1/2। और मोल ऑफ वाटर ये हो जाएगा कितना? 36/18, यानी कि 2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है? एथेनॉल निकालना है। तो मोल ऑफ एथेनॉल बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल करेंगे, यहाँ टोटल मोल्स निकाल दें, तो टोटल मोल्स हो जाएगा 1/2 + 2, यानी 5 में कितना? 2। तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ एथेनॉल बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स आपका 5/2 है, 2 और 2 कैंसिल, 1/5। मोल्स ऑफ वाटर अगर आपको मान लीजिए कि निकालना हो, क्या निकालना हो? वाटर। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 1 में से 1/5 को घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/5। तो इसका आ जाएगा 1/5 एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, और वाटर का मोल फ्रैक्शन अगर कोई पूछे तो 4/5 कितना होगा? 5। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मैंने बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोलारिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्लास में इतना ही, फिर अब अगले वीडियो का इंतजार करें।